हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी का एक जो न्यू चैप्टर यहां पर जोड़ा गया है प्री एग्जाम्स में। पहले जो मेंस में तो आता ही आता था, अब उसको प्री में भी कवर कर लिया गया है, ई गवर्नेंस। तो यहां से प्रश्न कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होंगे उनका डिटेल्ड आंसर हम आपको देंगे। और ये सारे प्रश्न जो हैं वो एमपीपीएससी मेंस में आए हुए हैं, तो वहां से हमने इसको कवर किया है कि एमपीपीएससी के प्री में ये एग्जाम्स में प्रश्न कैसे बन करके आ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आपके लिए जो नए टॉपिक यहाँ पर जोड़े गए हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात करते हैं, ई कॉमर्स की बात करते हैं और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं। ये सारे नए चैप्टर यहाँ पर यूनिट 3 के अंतर्गत जोड़े गए हैं प्री के लिए। सारा सिलेबस आ चुका है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सिलेबस देख सकते हैं। तो कैसे प्रश्न आएंगे ई गवर्नेंस से संबंधित, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न, प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है ई गवर्नेंस, ऑप्शन 2 है ई लर्निंग, ऑप्शन 3 है टेली गवर्नेंस और ऑप्शन 4 है ई मित्र। तो क्या कहते हैं हम, मतलब कि प्रशासन के कार्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि ई गवर्नेंस। तो आपसे ई गवर्नेंस की अगर परिभाषा पूछी जाए कि ई गवर्नेंस किसे कहते हैं, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो होता है वो ई गवर्नेंस कहलाता है। कुल मिलाकर के जो डिजिटलाइजेशन चल रहा है, मतलब हर जगह डिजिटल काम हो रहा है। आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, आपका एडमिट कार्ड आ रहा है वो भी आपका ऑनलाइन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत सेवाएं प्रचलित हैं। कौन कौन सी सेवाएं हैं जो ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है भामाशाह, ऑप्शन बी है ई मित्र, ऑप्शन सी है एजुकेशन पोर्टल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौन कौन सी सेवाएं हैं जो ई गवर्नेंस के तहत प्रचलित हैं, तो ये है इस आंसर। यानी कि आंसर जो है वो आपका उपरोक्त सभी, यानी भामाशाह, ई मित्र, एजुकेशन पोर्टल, हर जगह आपका ई गवर्नेंस ही अब देखा जा रहा है। हर जगह डिजिटल काम हो रहा है, हर जगह आपका अगर फॉर्म भरा जा रहा है वो भी डिजिटल भरा जा रहा है। ई मित्र यानी कि जो पोर्टल बनाए जा रहे हैं आपके, मतलब कि जैसे कि सरकारी कोई भी आपको योजनाओं का लाभ उठाना है तो उसके लिए भी अगर आपको पंजीयन कराना होगा तो आपको ऑनलाइन ही पंजीयन कराना होगा। तो ये सारी चीज़ें ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही आती हैं। तो भामाशाह, ई मित्र, एजुकेशन पोर्टल, ये सारी चीज़ें आपकी ई गवर्नेंस के तहत ही आती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ कब किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है कि ई गवर्नेंस को शुभारंभ कब किया था, कब चालू किया गया था। ऑप्शन ए है 14 अगस्त 2002, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 2002, ऑप्शन सी है 13 अगस्त 2002 या फिर ऑप्शन डी है 16 अगस्त 2002। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 15 अगस्त 2002 को राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है, तो उसी दिन यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है G2C, ऑप्शन बी है G2G, ऑप्शन सी है G2B और ऑप्शन डी है G2E। अब इनका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है प्री में। तो आइए आपको पहले इसका आंसर बता देते हैं, उसके बाद हम इन चारों का आपको फुल फॉर्म भी बता देंगे। तो इसका आंसर ए, यानी कि G2C। अब देखिए G2C का अर्थ क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C का अर्थ होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब G2G का अर्थ क्या होता है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2B का अर्थ क्या होता है, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस। और G2E का मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये चारों का फुल फॉर्म होता है, तो आपको याद रखना, ये चारों का फुल फॉर्म भी आपसे एक ना एक प्रश्न बन करके आ सकता है आगामी प्री एग्जाम्स जो भी आने वाला है MPPSC का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी के जन्मदाता किसे माना जाता है, किसकी सहायता से, किसकी पहल से भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना संप्रेषण, ये सारी चीज़ें आ पाई हैं, टेक्नोलॉजी आ पाई है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि राजीव गांधी के प्रयासों से यहाँ पर भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें राजीव गांधी जी की पहल पर यहाँ पर आई हैं। राजीव गांधी ही सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर को लेकर के आए थे भारत में, उसके बाद टेक्नोलॉजी का भारत में आगमन हो गया था। तो आपको याद रखना है, राजीव गांधी की पहल पर भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी प्रौद्योगिकी चीज़ें आई हुई हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
ई गवर्नेंस द्वारा अनेक प्रक्रियाएं की जाती हैं, उनमें से असुमेलित कौन सा है, मतलब इसमें से मैच कौन सा नहीं करता। ऑप्शन है G2G, ऑप्शन बी है G2P, ऑप्शन सी है G2C और ऑप्शन डी है G2E। और इसका फुल फॉर्म हम आपको बता ही चुके हैं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर 2 यानी कि इसका आंसर बी है, यानी कि G2P। देखिए G2P नाम की कोई भी यहाँ पर प्रक्रिया नहीं होती है। G2G होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन होती है, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होती है, लेकिन G2P नाम की कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है ई गवर्नेंस के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है ईमेल पर, इंटरनेट पर ईमेल का प्रसारण, ऑप्शन बी है कैटलॉग और टेलीफोन के माध्यम से बिक्री, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन, और ऑप्शन डी है अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी। तो क्या होगा इसका सही आंसर, आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन, ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। देखिए ई लगा हुआ है तो ई का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का तात्पर्य है व्यापार। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी व्यापार किया जाता है, जो भी डिजिटल व्यापार किया जाता है, वो सारी चीज़ें ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आपका स्विगी हो गया, आपका जोमेटो हो गया, आप जो भी ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, अमेजोन जो हो गया, वो सारी चीज़ें ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपकी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी ई कॉमर्स कंपनियाँ होती हैं। कभी भी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि ई कॉमर्स के माध्यम से हमने ये सामान मंगाया है। तो ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार का जो भी लेन देन होता है वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए भारत के सरकारी सेवा पोर्टल को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, कौन सी कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया था स्वास्थ्य सेवाओं यानी अस्पताल वाली सेवाओं को डिजिटल करने के लिए। कुल मिलाकर के आप ये सोच लीजिए। ऑप्शन ए है NIC, ऑप्शन बी है भेल, ऑप्शन सी है HAL और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ए यानी कि NIC के द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए भारत के सरकारी सेवा पोर्टल को डिजाइन किया गया था। तो NIC की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए NIC की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखना है। आपसे PSC के एग्जाम्स में ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। बाकी भेल को तो आप जानते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो ये आपका भोपाल में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रणाली ORS की शुरुआत कब से की गई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि सरकारी अस्पताल जो है उनके लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रणाली कब से चालू की गई थी। ऑप्शन ए है जुलाई 2015, ऑप्शन बी है अगस्त 2016, ऑप्शन सी है जुलाई 2016 या फिर ऑप्शन डी है जनवरी 2015। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है यानी कि जुलाई 2015 से सरकारी अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रणाली ORS शुरू की गई थी। और अब आपसे ORS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ORS का फुल फॉर्म होता है, आपसे प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए जो आपके ई कॉमर्स से प्रश्न आएंगे, जो भी आपका ई गवर्नेंस से प्रश्न आएंगे, उसमें 50% प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपको फुल फॉर्म पूछा जाएगा शब्दों का। तो फुल फॉर्म आपको याद करते चलना, हम लगातार ऐसी वीडियो लेकर के आते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए टॉपिक यहाँ पर ऐड किए गए हैं MPPSC में, और ये भी CCC का जो एग्जाम होता है कंप्यूटर वाला, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी में जो CCC का एग्जाम होता है O लेवल का, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट क्या है। अब NEGP का तात्पर्य क्या है, तो नेशनल गवर्नमेंट प्रोग्राम जो होता है वो आपका NEGP का होता है। अब इसमें ई लग गया है तो इलेक्ट्रॉनिक इसमें अपने आप जुड़ जाएगा। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट प्रोग्राम का सबसे सफल प्रोजेक्ट क्या है। ऑप्शन ए है मिशन मोड प्रोजेक्ट यानी MMP, ऑप्शन बी है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट यानी PSP, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो फुल फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं MMP का, PSP का, ये सारे फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। देखिए ये चीज़ें आपको अलग करेंगी दूसरों से। जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं वो सबके पास है, सबको कवर है, सारी चीज़ें सबके पास में है। लेकिन जहाँ पर आप नंबर गेन करेंगे, जहाँ पर आप नंबर खींच सकते हैं, ये जो नई चीज़ें जुड़ी गई हैं ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MP स्टैटिक GK, इन सब में आपको नंबर खींचना होगा, तभी आप दूसरों से अलग हो पाएंगे। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट कौन सा है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट जो है, जिसे PSP के नाम से जाना जाता है, वो NEGP यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट प्रोग्राम का सबसे सफल प्रोजेक्ट है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहा है वो आपका पासपोर्ट सेवा में ही हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो थैंक यू, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव टाइप की। अब ऐसे ही प्रश्न आपको MPPSC के प्री एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं, और 2 प्री 2 मेंस आपको 2021 में देना है। तो ऐसी बहुत सी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिन्हें आप चाहते हैं ये वीडियो दिखाना कि वो भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें, नए सब्जेक्ट जो भी ऐड किए गए नए चैप्टर उनकी भी तैयारी कर सकें, उनके पास शेयर कर दीजिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो लगातार आपके पास पहुंचता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं आने वाली सभी वीडियो। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।